माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 401 श्री के.पी. चिनराज। क्वेश्चन नंबर 401। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। Honorable Speaker, sir, my first supplementary is why this guidelines of one-hand baggage policy is not followed strictly, due to which there is a huge crowd in security check area, due to which passenger put to huge risk. Why all steps taken by the ministry is failed to ensure this rule? Yes, even today we can see there are people with 2 or more bags. My second supplementary is provide the list of airlines who have deputed staff to ensure the hand baggage policy is implemented strictly. Why the ministry is not taking against the airlines for not strictly implementing the package policy? Speaker, sir, our policy is extremely clear. In 1990, 10th of October, the first circular had been issued. We then, in 24th of February 2000, issued a circular wherein, in addition to a handbag, 7 or 8 categories were allowed: ladies' handbag, overcoat or wrap, rug or blanket, camera, pair of binoculars, reading material, an umbrella or walking stick, a collapsible wheelchair, and items purchased from the duty-free shop. This rule is very strictly followed. On the 11th of May 2000, we had another circular issued for an additional laptop to be allowed as additional hand baggage. The airlines have been pursued. The airlines themselves are advertising the one handbag policy and following it extremely strictly. On the 12th of January 2022, BCAS had a meeting in which again they emphasized this, and this rule is being followed extremely strictly. माननीय सदस्यगण, मैंने इसी मुद्दे पर आप सभी दल के नेताओं को 4 बार मौका दे दिया है। कितना 4 बार? ये आपका तरीका उचित नहीं है। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने दें। नो। राजीव प्रताप रूडी। सबसे खुशी की बात है कि जब से माननीय मंत्री ने पदभार संभाला है, सभी विषयों पर बहुत विस्तार से इन्होंने अपना विषय रखा। आप संक्षिप्त में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप भूमिका मत संक्षिप्त में पूछो। मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और बहुत सारे प्रयासों के बीच में एक और प्रयास यदि आप करना चाहेंगे, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी पैसेंजर को चेक इन लगेज के लिए 15 kg की अनुमति होती है, और यदि वो एयरपोर्ट पर पहुंच करके बैगेज देता है तो उसे बहुत अधिक देना होता है अगर वो प्री बुकिंग लगेज का ना करे। मेरा आपसे अनुरोध है, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जो बिना लगेज के भी एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन उसे बाकी 15 किलो का भी भुगतान करना पड़ता है। क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने का सोच रही है ताकि ये लगेज जो यात्री बिना किसी लगेज का जाए तो उसे ये जो 15 किलो केजी का दूसरे के सामान का वाहन करना पड़ता है, इसमें रियायत प्राप्त हो सके? क्या इस पर कोई नीति आप बनाना चाहेंगे? अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी यात्री को किसी और यात्री के बैगेज के लिए वहन अपने टिकट के दाम में उससे लिया नहीं जाता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एयरलाइन सेक्टर एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है। जहां तक बैगेज पॉलिसी है, हर एक एयरलाइन की अलग अलग पॉलिसी होती है। कई एयरलाइंस 20 किलो तक अलाउ करते हैं, कई एयरलाइंस केवल 15 किलो तक अलाउ करते हैं। एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है, तो वहां हम लोग नियम बनाएं
ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उनको हमें स्वतंत्रता देनी होगी अपना बिजनेस रन करने के। क्वेश्चन नंबर 402 श्री ए राजा जी। Sir, House is not in order. माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? Sir, I am not able to ask questions. House is not in order. माननीय मंत्री जी, Sir, House is not in order. Document is laid on the table of the House. House is in order. I am not. हरसिमरत कौर बादल। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि 2012-13 में बहुत मुश्किल से हमने बठिंडा में एक एयरपोर्ट खोला था। तकरीबन 200 किलोमीटर के रेडियस से आधा हरियाणा, जयपुर से लेके इधर तक पूरा फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा, ये सारे एरिया 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए इकलौता ये बठिंडा एयरपोर्ट था। बठिंडा में सर हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट आर्मी कंटोनमेंट है, एयरफोर्स स्टेशन है, एम्स का अस्पताल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑयल रिफाइनरी है, 3 थर्मल प्लांट्स है सर ये 2013 से एयरपोर्ट बन गया और 2016 में जाके वहाँ पे फ्लाइटें शुरू हुई दिल्ली से बठिंडा और दिल्ली से जम्मू तक। सर ये 3 बारी हफ्ते में शुरू हुई और 5 बारी तक चली गई, क्योंकि इसका पैसेंजर फुटफॉल इतना ज्यादा था कि 80% फ्लाइट पुर जाती थी। लेकिन एकदम से नवंबर 2020 में सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई, जिससे उधर के लोगों को बिजनेस का भी नुकसान हुआ है और जो बेचारा वहाँ मुलाजिम 4 दिन की छुट्टी जाता है, 1 दिन उसका निकल जाता है दिल्ली तक बाय रोड जाने के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या पिछली सरकार जिसका वित्त मंत्री भी इधर से थे, जहाँ के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी इधर से थे, ट्रांसपोर्ट बंद करने में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों के लिए ये एयर ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा? और जो नहीं भेजा तो क्या ये सरकार बठिंडा एयरपोर्ट में एक बार फिर फ्लाइट शुरू करने का काम करेंगी कि नहीं करेंगी और कितनी जल्दी करेंगे? शुक्रिया सर। अध्यक्ष जी, ये मूल जो प्रश्न था उससे ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। एयरलाइन सेक्टर डीरेगुलेटेड सेक्टर बन गया है काफी सालों से, और हर एयरलाइन उस सेक्टर के अंदर उन जगहों को चुनाव करती है जहां पर वो पैसा बना सके या अपना सही फ्लाइट के अंदर उनका दाम निकल सके। बठिंडा के अंदर तकरीबन 1 साल तक फ्लाइटें चली, लेकिन एयरलाइंस ने उसके बाद उसको आगे चलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उतनी जितनी डिमांड थी उनकी, उसके हिसाब से यात्रीगण उस पर नहीं जा रहे थे और इसलिए एयरलाइन वहां पे जाने को तैयार नहीं थी। ये एयरलाइन से जब पता किया गया तो उन्होंने यही चीज आपको बताई, और डिमांड अगर ठीक होती है तो एयरलाइन अपने आप उस डिमांड को लेने के लिए तैयार रहेंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मुंबई से इंटरनेशनल फ्लाइट 10, 15, 20 साल पहले पूरे देश से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट थी, लेकिन जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे उन्होंने मुंबई के सभी रूट जेट एयरवेज को और किंगफिशर को दिए, और उसके बाद मुंबई के जितने भी इंटरनेशनल रूट है वो बंद हो गए। मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जेट एयरवेज को और किंगफिशर को जो रूट डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट के जो रूट दिए गए थे वो फिर एक बार मुंबई से चालू करना चाहिए, क्योंकि एयर इंडिया की जितने भी फ्लाइट है इंटरनेशनल फ्लाइट वो वाया दिल्ली से है, और मुंबई के जितने भी पैसेंजर है उनको इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए तकलीफ होती है, उनको वाया दिल्ली से आना पड़ता है। तो मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम जो गलती हुई वो एनडीए गवर्नमेंट के माध्यम से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से वो सुधारना चाहिए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई की कनेक्टिविटी प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार संकल्पित है और प्रतिबद्ध है। 27 तारीख को हमने सारे अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर को 100% कैपेसिटी खोल दी थी, और मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि फॉरेन एयरलाइन 1783 फ्लाइट्स पर वीक संचालित कर रही हैं और डोमेस्टिक एयरलाइंस करीब 1465 फ्लाइट्स पर वीक संचालित कर रही हैं। जहां तक मुंबई का सवाल है,
हमारी प्राथमिकता सदैव वहां रहेगी। और जहां तक सदस्य जी का सवाल था कि जेट एयरवेज की जो फ्लाइट की कैपेसिटी थी, वो सारे हमारे जो डोमेस्टिक ऑपरेटर्स हैं उन पे हमने वितरण कर दिए हैं। जेट एयरवेज और किंगफिशर दोनों हमने वितरण कर दिए हैं और उसके आधार पर बायलैटरल जो हमारे एयर सर्विस एग्रीमेंट है उसके आधार पे भी मुंबई को तीव्र गति दी जाएगी। नारायण भाई कचाड़िया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे देश में हर एक राज्य को और हर एक डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम हवाई मार्ग से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारे गुजरात में भी अभी राजकोट और धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र अमरेली में अभी छोटा विमान चल रहा है सूरत से अमरेली और अमरेली से सूरत। तो पिछले साल वहाँ 2 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन रनवे का लंबाई कम होने से वहाँ बड़ा विमान चल नहीं सकता। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या अमरेली का रनवे बढ़ाया जाएगा? धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ये उड़ान के नीचे इनके यहाँ फ्लाइट चलती है। हम सब जगह पे जहाँ पर भी ट्रैफिक ज्यादा है, जहाँ पर भी एयरलाइंस को लगता है कि उनको ज्यादा यात्रीगण मिलेंगे, वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उन हवाई अड्डों का विकास किया जाए। जहाँ तक अमरेली का सवाल है, जैसे भी वहाँ पर हमें इस चीज का लगेगा कि वहाँ पर बढ़ना चाहिए या उड़ानें वहाँ पर जाना चाहती हैं, तो उसके हिसाब से प्रदेश के साथ मिलकर इसको आगे लिया जाए। ईबी ईडन जी, के सुरेश जी, संतोष सिंह जी, इम्तियाज जलील जी। Honorable Speaker, sir, I would like to know from the Honorable Minister how many new airlines are going to take to the skies. Can the Minister please inform that when will the operations of Jet Airways, which has been taken over by a new owner, and also we hear about other airlines like Akasa Airlines also taking to the skies. Also, SpiceJet, which was operating from Aurangabad, they shut down its operations. And one more important thing, when these airlines stop operations, they stop giving benefits to their employees. Just for an example, the answer that I have been received for an unscarred question number 2059, which was slated a few days back. Now, that airline, the question was whether it has come to the notice of the government that thousands of employees of Jet Airways have not been paid gratuity and shut down their operations. Now, the answer that has been given is some of the employees of Jet Airways have filed the claim applications, but the Office of the Chief Labour Commissioner Central regarding shutting down of the operations, they have not received any notice. Now, this is very astonishing. When the airlines has shut down its operations, you're not giving the benefits to thousands of employees, and the Labour Commissioner Office is saying that we have not received any notification. So can the Minister please reply to this question? Thank you very much. अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। पहला भाग था कि कितने एयरलाइंस हमारे देश में नवीन एयरलाइंस खुल रही हैं, और मुझे खुशी है अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा सदन को सूचित करते हुए कि पहली बार 20 साल बाद इस वर्ष 2 नए एयरलाइंस की शुरुआत भारत में हो रही है। एक निर्मातित जेट एयरवेज के रूप में और एक और एयरलाइन अकासा के रूप में। दोनों की कैपेसिटी शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स के लिए विस्तृत तरीके से बढ़ेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। और ये एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के नागर विमानन क्षेत्र में। इसी के साथ उड़ान योजना के तहत अध्यक्ष महोदय, जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा थी कि उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर पाए, उस उड़ान योजना के तहत 11 नई एयरलाइंस की शुरुआत हुई है, जिनमें से 3 नए स्टार्टअप एयरलाइन हैं। तो ये एक शुभ संकेत है नागर विमानन क्षेत्र के लिए। हमारे ऊपर भार भी बहुत है क्योंकि तेल के दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन इस विसंगति में, संकट के वातावरण में भी हमारा क्षेत्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है।
जहां तक प्रश्न उठाया था जेट एयरवेज के हमारे सारे कर्मचारियों के लिए, ये मामला एनएलसीटी के अधीन है और एनएलसीटी के द्वारा ही आदेश इस विषय पर दिया जाएगा। श्री बालाशोरी। Speaker sir, I extended my greetings to the Honorable Union Minister for restoring the international flights from all over India. Sir, Vijayawada is an international airport in Andhra Pradesh. Before COVID-19, there was a direct flight from Vijayawada to Singapore. This was cancelled due to COVID-19, sir. Sir, a lot of people are working in our neighboring countries. Especially people are traveling from Vijayawada area to neighboring countries like Singapore, Dubai, Oman and Sri Lanka, sir. At present, there is no direct flight, international flight from Vijayawada. Sir, people have to travel Chennai or Hyderabad to catch the international flights. It is a additional burden for the passengers, sir. So my question to the Minister, Honorable Minister, is there. First, will Minister is going to restart the Vijayawada Singapore flight and also add flights to the Dubai, Oman, Sri Lanka, neighboring countries and also other countries, sir. Adhyaksh Mahoday, so far as Vijayawada is concerned, it is not a point of call so far as the airlines are concerned. Domestic airlines used to fly out of Vijayawada. It has been discontinued by Indigo. Maybe another domestic airline will take on this particular route. And we are sure that depending on the type of demand that is generated, the airlines will either restart or work out the arrangements for this particular flight. Shri Pinaki Mishra ji. मंत्री कहाँ है? कर सभा पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष जी मंत्री नहीं है। अध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। इतने डायनामिक मंत्री जी हैं, लेकिन आपके ऑफिसर आई एम सॉरी बिल्कुल डायनामिक नहीं है। सवाल मेरा था नौकरियों के बारे में, जवाब में नौकरियों का कहीं ब्यौरा ही नहीं है, नौकरियों की कहीं बात ही नहीं है। अध्यक्ष मंत्री जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्वेश्चन सुनाई दे रहा है अब आपको? राणे साहब का सुनाई दे रहा है तो जवाब में नौकरियों का सुन लीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। सवाल इसलिए मेरा ये है कि मैं जानता हूँ, इससे मुझे पता है, इसलिए मैंने सोचा शायद वो जवाब दे रहे हैं। अच्छा आप जवाब दे दीजिए, मैं सप्लीमेंट्री में पूछ लूंगा। विशेष रूप से एमएससी मंत्रालय द्वारा जो आज आपने जो पूछा है सिंगल यूज प्लास्टिक और कोयला के बारे में, तो उसका जवाब हम लोगों ने रख दिया गया। सवाल है, सवाल नौकरियों का है। आप नहीं, नौकरियों का है। हम कारोबार टोक्यो गोइंग लंदन वाली बात है। अध्यक्ष जी इन्होंने जो सवाल पूछा है उसमें हम लोग रोजगार दे रहे हैं। हमारे यहाँ एमएसएमई में जो योजना है उन योजनाओं के आधार सिंगल यूज प्लास्टिक जो हमारी यूनिटें बंद हो रही हैं उन यूनिटों पे हम रोजगार दे रहे हैं। उन रोजगारों के आधार से प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जो ढेर सारे लोग हैं उनको हम लोग रोजगार देना चाह रहे हैं, उनको काम देना चाह रहे हैं, उसी में हम लोग काम दे रहे हैं साहब। अन्य सदस्य समझ सकता हूँ में, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। चाइना के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर है, 6 करोड़ 30 लाख, उसमें से 1/3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। तो इसलिए मेरा मंत्री जी से ये गुहार है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नमेंट डेटा कोलेक्ट करिए, क्योंकि क्लियरली गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है कि इसमें महिलाएं कितनी काम कर रही हैं और पुरुष कितने काम कर रहे हैं और कितने लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। क्योंकि कोल
फेज आउट होगा ही होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक फेज आउट होगा ही होगा। तो इसलिए आप सर्वे कंडक्ट करिए और बजटरी प्रोविजन में आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोलिए कि आपको एक्स्ट्रा बजटरी प्रोविजन दे, ताकि आप सप्लीमेंट कर पाए जो ये कोल और सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे फेज आउट होने वाले हैं। ऑल्टरनेट जैसे विंड मिल हो गया, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो गया, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से किस तरह से नए एमएसएमई बन सकते हैं, उसमें नई नौकरियां बन सकती हैं, इसके लिए आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करिए। ये मेरी गुहार है अध्यक्ष जी आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने पूछा था सिंगल प्लास्टिक जो यूजर है, उसके बाद जो जितनी भी यूनिट हैं या जो लोग नौकरी जिनकी खत्म हो रही है, उसके लिए एमएसएमई के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, विशेष रूप से हमारा जो उद्यम पंजीकरण रजिस्ट्रार पोर्टल है, उस पर ये सारी चीजें दी गई हैं। विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि पूरे देश भर में जो हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक करीब 76,476 लगभग करीब यूनिटें जो इसमें बंद हुई हैं, उनके लिए हम योजनाएं दे रहे हैं। उन योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने ये सारे काम किए हैं और विशेष रूप से हम लोग इनमें योजनाओं के अंतर्गत इनको काम दे रहे हैं। सब देश पांडे, कोई मान्य प्रश्न नहीं है तुम्हारा? है तो पूछो, नीचे झुककर क्या देख रहे हो? सर, मैं ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर में जो कोविड के समय जो एमएसएमई सेक्टर की जो छोटी छोटी कारखाने थे जो पूरे तरह से टूट चुके हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए सरकार की क्या योजना है? क्या उन्हें मदद दी जा रही है? और क्या आने वाले समय में इन छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां थी उनको फिर से जो है मेन स्ट्रीम में आए, जो लोग उनकी नौकरियां छूट गई थी उनको आप फिर से कोई मुआवजा देने की सोच रहे हैं ताकि वो पुनः मेन स्ट्रीम में आए? माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से जो कोरोना काल में जो यूनिटें शिक हो गई थी, किसी तरह से बंद हो गई थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विशेष पैकेज देकर उसमें ECLGS योजना के अंतर्गत करीब 3 लाख करोड़ लोगों को इसमें सहायता दी गई है और उस सहायता के माध्यम से ये हमारी जो शिक यूनिटें हुई हैं वो पुनः चालू होंगी। श्री 404 ए गणेश मूर्ति, माननीय मंत्री जी गडकरी साहब तल पर रखा हुआ है। श्री गोपाल शेट्टी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं सबसे पहले भारत सरकार और सम्मान्य मंत्री नितिन गडकरी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। बहुत बड़े बड़े काम भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में छोटे छोटे काम पर भी वो ध्यान देते हैं। इन दिनों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है, इसका रिपोर्ट भी मार्केट में अच्छा है। लॉन्ग ड्राइव पे ये बैटरी जो होती है वो बहुत ज्यादा किलोमीटर तक चलती है, लेकिन शॉर्ट ड्राइव में ये बैटरी बहुत जल्दी डाउन होता है, ऐसा ड्राइवरों का कहना है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार के संज्ञान में ये बात आई है क्या? अगर आई है तो सरकार आने वाले दिनों में इसके बारे में क्या उपाय करती है? क्या डबल इन बैटरी रखने की कोई प्रोविजन, या तो फिर टेक्नोलॉजी का जमाना है, यही व्यवस्था में बहुत लंबे समय तक ये बैटरी चले, ज्यादा किलोमीटर तक, उसके बारे में मंत्री जी थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे क्या? सम्माननीय स्पीकर महोदय, हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत होने के बाद उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड इन द कंट्री एज ऑन 13 मार्च 2022 is 10,95,746. Sir, total 1,742 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी शुरू हो गए एज पर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से। सर, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये ओवरऑल सेल्स में 162% हुआ इस साल, 2 व्हीलर में 423%, 3 व्हीलर में 75%, 4 व्हीलर में 238% और बसेस में 1250% सेल में इंक्रीज हुआ है। जिस बात का जिक्र इन्होंने किया है कि लिथियम आयन बैटरी के बारे में, इसके बारे में स्वैपिंग पॉलिसी भी आई है और इसके बाद हमारे देश के स्टार्टअप में बहुत रिसर्च शुरू है। इसमें सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन,
ये नई नई केमिस्ट्री को भी संशोधन हो रहा है और लिथियम आयन बैटरी अभी 85% इंडिया में बन रही है और बहुत जल्दी इसका रेट भी कम होगा और क्वालिटी की इम्प्रूव होगी। जहां एक बात जरूर है कि इस प्रकार की बैटरी की अगर कहीं तकरार है तो बैटरी के भी स्टैंडर्ड हमने निश्चित किए हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब से उसके बैटरी में अगर उसने दी हुई कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। पर बाय एंड लार्ज बैटरी जितना चार्जिंग बताती है उतना करती है और आजकल बहुत से मॉडल ऐसे आए 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के कि अपने घर में हम उसको रात को चार्ज करके दूसरे दिन चला सकते हैं। फिर भी सम्मान्य सदस्य ने जो तकरार की है वो स्पेसिफिक कौन से मॉडल के बारे में कौन से कंपनी के बारे में अभी तक सरकार के पास कोई तकरार नहीं मिली है। पर जब उन्होंने कहा इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके में तकरार होगी तो वो मिलने के बाद सरकार इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी। श्री ए गणेश मूर्ति। அதிக எண்ணிக்கையிலான மின்சார வாகனங்களுக்கான பொது மின்சாரம் ஏற்றம் செய்யும் உள்கட்டமைப்பு போக்குவரத்து சேவை மிகவும் முக்கியமானதாகும். இது தொடர்பாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் சுங்கச்சாவடி மற்றும் உணவு கடைகள் போன்றவற்றிற்கு அருகில் மின் வாகனங்களுக்கான மின்னேற்று நிலையங்கள் போன்ற கட்டமைப்பு நிறுவுவதற்கு பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடன் சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதா? இந்த ஒப்பந்தங்களின் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன? இந்த ஒப்பந்தம் மாநில நெடுஞ்சாலைக்கும் பொருந்துமா? Member, your question no connect. Is the road and transport. The question, the road and transport. Sir, while charging the battery in electrical vehicles, recently battery burst and vehicle got fire in Tamil Nadu, resulting in the loss of 2 lives, father and daughter. I think this kind of risk is involved in the EV batteries, and government should ensure that batteries are not substandard and companies with safety specification. I would like to know from the Honorable Minister what safety guidelines, precautions are emphasized to the users so that this kind of incidents do not occur. Speaker Mahoday, total 4 incidents of fire in 2-wheeler EVs have been reported in past 1 week, and this is very serious issue. We have ordered a forensic investigation into each of individual events from experts of Center for Fire Explosives, DRDO and IISc Bangalore. Our standards for type approval of EV and batteries are at par with the global standards. We will take appropriate action after exact technical reason behind this accident is known. Sir, we are waiting for the report from the expert committee. After receiving the report, we will find out exactly what is the reason behind that. On the basis of that, we will take appropriate action against the manufacturer. But presently, my apparent feeling is these are because of higher temperature. These incidents are there. Still, we are in the waiting for the report of our committee. After that, the expert committee report, we will take appropriate action and we will take the sufficient measure for the safety of the people. Shri Jaydev Galla. Thank you, sir. Sir, I'd like to congratulate the Minister on the positive steps that are being taken in order to kickstart the infrastructure and the ecosystem that are required to bring in electric vehicles into this country. I'd also like to point out that an integrated approach in terms of policy making is required, where several ministries need to be involved. The Transport Ministry, Power Ministry, Heavy Industries, Environment, and Urban Development are just a few of the ones that are all stakeholders in these policies. And sir, as we are looking at charging stations, one thing we need to keep in mind that the charging should be done with clean energy, because the whole point of EVs is to bring in the environmental advantages and reduce the pollution. So if the energy is creating pollution, it's only partially addressing the problem. So what steps are being taken to ensure that all charging stations are being, the power being supplied is all clean energy? And also, sir, a few legislations which would help in terms of business model innovation in this sector would be to bring in legislation regarding selling of energy, expanding the number of people who can actually sell energy to consumers for charging and other requirements, and also time of day tariffs
for energy so that the consumer behavior will even out the demand during the day. People who can wait till night when tariff is cheaper will wait to charge their vehicles, etc. So these three legislations, sir. One is the clean energy, second is selling of energy, and third is time of day tariffs. Would be very useful, sir. I'd like to hear what the minister has to say. Thank you. Sanmanya Speaker Mahoday, Honorable Member is absolutely correct as far as we need maximum coordination between the departments. Sir, already we have good coordination and 100% the government is very committed. As far as the Paris Accord is concerned, we are very much committed for ecology and environment. Sir, this is a very, very valid point that whatever the power we are using for electric charging, it should be green power. It should be solar power. And for example, I am giving the example, we are making 650 roadside amenities on National Highway, where already 40 amenities, the work has already started. And in that all highways, we are using solar power. In the area of Gujarat and somewhere in the Tamil Nadu also, the wind power is also available. So you are absolutely correct. The policy is that for charging electric vehicles, our priority is to use green power for that. You are absolutely correct. And regarding the charging stations, there is also good development. The Ministry of Power has issued charging infrastructure for electric vehicles, the revised consolidated guideline and standards to accelerate the e-mobility transition in the country. Phase 1 to 3 years, all mega cities with population of 4 million plus as per census 2011, all existing expressways connected to these mega cities and important highways connected with each of these mega cities may be taken up for coverage. Second, phase 2, big cities like state capitals, UT headquarters may also be covered for distributed and demonstrative effect. Further, important highways connected with each of these mega cities may be taken up for coverage. 4, the PSU Energy Efficiency Services Limited, EESL, in consortium with the Convergence Energy Services Limited, subsidiary of EESL, has been awarded the work of setting up of EV charging station along 16 NH expressways. NH has also signed an MOU with EESL. As per this MOU, NHS shall provide space land near Toll Plaza and its buildings for installation of electric vehicles charging station based on revenue sharing model. The NHI is developing wayside amenities at every 40 kilometers, and we are trying to use solar power or wind power for that. The electric charging station are to be provided as a part of these wayside amenities. NH has already awarded 39 wayside amenities, and a proposal of 103 as such sites are bidding stage. More than 600 sites are identified and soon will be open the bid. Bureau of Indian Standards is working on improving standards for charging stations. Because in the world, every time the charging technology change, the new startups are coming, the innovations are there, research are there. I always telling to people that the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. So our policy is to entertain all new research, giving opportunity to new startups, by which we can establish the appropriate technology which is more convenient and economically viable for the consumer. Sir, Automotive Research Association of India, ARAI, Pune, has developed indigenous public charging stations complement with Bharat EV CCA's standards permitted by Ministry of Power. Sir, I will request Honorable Speaker, sir, now this is the time for the Parliament to, on our parking places, start electric charging stations, sir, giving this facility to the honorable members by which they can purchase electric cars and come to here and they can charge their car here in the Parliament premises. Sir, every government premises we are expected to giving the facility in the parking system for charging. And sir, I am sure that... लेकिन पेमेंट के साथ सर आप जो कहेंगे वो करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, नए बिल्डिंग में रूफटॉप सोलर लगा दो और फ्री ऑफ चार्ज सर पावर दे दो, कोई खर्चा नहीं. सर, आई विल अश्योर यू to the all honorable house that within 2 years the cost of electric two-wheeler, electric three-wheeler, electric four-wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle, and the country will change. Our VR policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous
Sir, because of petrol and diesel, we are facing crucial problem. Already we see. So this is the only alternative by which going on alternative fuel, that is green hydrogen, electricity, ethanol, methanol, biodiesel, bio-LNG and bio-CNG. Sir, we will work on that direction. नहीं, मैंने आपको इजाजत दी नहीं, आपको इजाजत दी नहीं, महत्वपूर्ण आपके होने से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 405 YS अविनाश रेड्डी, नो, मैं आपको जवाब दे रहा था, आप खुद खड़े हो गए इसलिए नहीं मिलेगा. 405 नंबर 405 सर. नो. Sir, thank you, sir. Sir, agriculture drones are very helpful to farmers in view of the need to reduce pesticides usage, to cover more area in short time with uniformity and precision. It will also reduce input cost burden on farmers as the consumption of pesticides reduces drastically, at least by 30% when compared to conventional manual spraying, sir. Acharya N.G. Ranga Agriculture University in Andhra Pradesh has a training institute for agriculture drone pilots or operators. Agriculture Department, Government of AP wrote to DGCA to give authorization for the existing remote pilot training organization in Agriculture University, sir, in order to help farming community and also to enhance employment opportunity for rural youth by getting trained as agriculture drone operators. My specific question is, sir, will the Civil Aviation Ministry consider the request of Government of AP to accord authorization for the existing remote pilot training organization in Agriculture University for training and issuing of remote pilot certificate, sir? अध्यक्ष महोदय, मैं सांसद महोदय को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं. He has raised a very, very important issue. This is an area of innovation, just as Gadkari ji just now talked about EV vehicles and biodiesel. The same is in the area of drones. It has the capability to transform the way we live our lives and the way we conduct business, whether we are in the area of business, agriculture or services. And it is the Prime Minister's intent to make sure that India becomes a global leader and a global hub of drones by the year of 2030. It is also our imperative to ensure that we have three policy parameters on the basis of which we give a new impetus to this sector. The first, the government must put in place a policy, which we have done very expeditiously. The second, the government must also put in place an incentive, which is why we brought in the productivity-linked incentive scheme in the area of drones. An industry which has manufacturing capability of only 60 crores, we put in place an incentive program of 120 crores in the next 3 years. And the third leg, Speaker Sir, is the area of demand. And I've indicated in my answer to you that there are 12 ministries, and these are only illustrative. There are many more ministries that are working assiduously along with us, side by us, to ensure that we proliferate this drone technology. In the area of agriculture, the Agricultural Ministry has come out with a submission on agricultural mechanization, SMAM, under which ICAR institutes, Krishi Vigyan Kendras are given 100% of the cost of agricultural drones, or 10 lakhs, whichever is less. The second category is farmer producer organizations, which are being given a grant of almost 75% of the cost of agricultural drones. The third category is the custom hiring centers, which are being given close to 40% of the cost of the drones, or 4 lakhs, whichever is less. And the fourth category is agricultural graduates, young students, who can then establish customer hiring centers where 50% of the cost of the drone, or 5 lakhs, whichever one of the two, is given to our agricultural graduates. So there's a great emphasis on this area. There are close to about 18 RPTOs, remote pilot training organizations, which have been given approval by DGCA. Your case, which you have mentioned, of the government of Andhra Pradesh, is also under consideration of the DGCA, and as soon as a decision is taken, it will be certainly communicated to you. Thank you. Shri Vinay, supplementary. Okay. Sir, apart from agriculture, drones are extensively used for other applications in law enforcement, mapping, surveys, etc., sir. Sir, the remote pilot certificate issued by DGCA approved drone school is required for operating a drone in all kinds of zones, sir. I request Honorable Minister
to provide the details of number of drone pilot licenses issued so far and also the details of number of DGCA approved training institutes in the country which are entitled to give licenses for drones operations, sir? Speaker, sir, through you, I'd like to inform the member that there are, as of today, as I mentioned, 18 remote pilot training organizations that have got authorization from DGCA. One in Gujarat, 4 in Haryana, 1 in Himachal Pradesh, 1 in Jharkhand, 1 in Karnataka, 1 in Madhya Pradesh, 4 in Maharashtra, 2 in Telangana, 1 in Tamil Nadu, and 2 in Uttar Pradesh. But this list is going to be expanded very rapidly. In the answer to his question, I have also mentioned to him that there are 100 and close to about 71 manufacturing companies that have started production in India in the area of drones. And as far as drone pilots are concerned, we have a very, very promising future, because even a class 12 student spending close to about 10 to 15 days at a drone school can become a drone pilot and can even earn a salary of close to 30,000 rupees a month. So it will be a huge employment generator in the days to come as well. I am very confident that we will have drone pilots in India, above lakhs of drone pilots, close to crores of drone pilots in the years to come. Okay, Vinayak Rao ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक उपयुक्त ऐसी पॉलिसी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी माननीय मंत्री महोदय जी ने जो पेश किया, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे बताने के लिए हर्ष हो रहा है कि इसका लोगों के लिए सबसे पहले इस्तेमाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोविड वैक्सीनेशन जब चालू थी तभी पालघर जिले के एक रिमोट गांव, जहां नॉर्मली 20 किलोमीटर के लिए कम से कम 45 मिनट लगता था व्हीकल जाने के लिए, ऐसे रिमोट गांव में ड्रोन के माध्यम से 9 मिनट में वहां वैक्सीन पहुंचाने का काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं माननीय मंत्री महोदय जी को और बधाई देता हूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट को भी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अभी ड्रोन का निर्माण करने के लिए बहुत से अभी एजेंसी आ रही है और उसके ट्रेनिंग के लिए भी कई एजेंसी को आपने परमिशन भी दी है, लेकिन जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग लेने चाहते हैं कई युवा अभी इस सेक्टर में आने वाले, तो उनको सही तरीके से फीस में या ट्रेनिंग सेंटर में अच्छी तरह से सहूलत प्राप्त करने के लिए यानी अफोर्डेबल प्राइस में यानी फीस में उनको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। क्या इसके ऊपर केंद्र सरकार की कुछ निगरानी है क्या? अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है, माननीय सांसद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। हमारी कोशिश है जी कि जो ड्रोन के कोर्सेज हैं वो करीब 5 से 10 दिन में उपयुक्त हो जाते हैं एक ड्रोन लाइसेंस देने के लिए। और ड्रोन लाइसेंस भी मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, वो DGCA के द्वारा नहीं दिया जाएगा, वो संस्था के द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें जो ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम सदैव होती है वो भी हमने निपटारा कर दिया है। हमारी कोशिश है कि ये फीस सबसे किफ़ायती हो ताकि हमारे बच्चे पूर्ण रूप से इस पे पूर्ण रूप से क्वालिफाई होकर आगे जाके ड्रोन का एप्लीकेशन कर पाएं। आपने एक उदाहरण दिया कृषि के क्षेत्र में, पर ड्रोन का इस्तेमाल अनेक क्षेत्रों में, उदाहरण के तौर पे मैं तेलंगाना गया था अध्यक्ष महोदय, और वहां विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई वैक्सीन्स को ड्रोन्स के साथ पहुंचाया गया था। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, तेलंगाना में, जहां आवागमन की सुविधा नहीं होगी और वहां डॉक्टर और नर्स वेट कर रही थी, ड्रोन उतरा और फौरन ही हमारे पेशेंट्स को वैक्सीन दिया गया। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। गडकरी साहब के मंत्रालय में भी रोड ट्रांसपोर्ट में भी एप्लीकेशंस है। पावर ट्रांसमिशन लाइंस को चेकिंग करने के लिए जो आज मनुष्य को ऊपर जाना पड़ता है चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक की खतरा होती है, वो भी पूरा ड्रोन से हो सकता है। तो अनेक एप्लीकेशंस है और एक नई इंडस्ट्री एक पूरे इस देश में खोली जाएगी ड्रोन्स के द्वारा। दुष्यंत सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर जी, आपने मुझे अनुमति दी। स्पीकर जी, मैं आपके द्वारा मैं मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा। मैं पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने ये सोच जिसमें लगभग 12 मंत्रालय
12 मंत्रालय को इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में 120 करोड़ का राशि दी 3 साल के लिए। मुझे मंत्री जी से ये जानना है कि जो इनने पॉलिसी के बारे में बताया है, इंसेंटिव के बारे में बताया है, और 2030 तक हमारा देश ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, क्या स्किल डेवलपमेंट और क्रेडिट लिंकेजेस हमारे लोगों को पढ़ने के लिए और हमारे नव युवकों को पढ़ने के लिए और हमारे न्यू इंडस्ट्री को क्रिएट करने के लिए, और वो भी आपके हाड़ौती के क्षेत्र में जहां से आप आते हैं, जहां से मैं आता हूं, हमारे क्षेत्र में राजस्थान के लिए, क्या ये लोग क्रेडिट लिंकेज के लिए जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए करने के लिए, जैसे हमारे खेती का क्षेत्र है और हमारे कई क्षेत्र हैं जिसमें 12 मंत्रालय इसमें हैं, क्या ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए और लोगों को इंसेंटिव देने के लिए, क्योंकि 120 करोड़ रुपए हैं, अच्छे हैं, पर ये जब ये 12 मंत्रालय को देखते हैं तो इसमें राशि थोड़ी बढ़नी चाहिए। क्या आगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए ये पैसे और बढ़ेंगे, और इंसेंटिव्स के साथ साथ हमारे जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं और क्रेडिट लिंकेज के लिए हमारे क्षेत्र में आगे काम होगा कि नहीं होगा? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ड्रोन्स के साथ ताल्लुकात रखता है, लेकिन कृषि के साथ, जिसके आधार पर मैंने बहुत विस्तृत तरीके से उत्तर दिया है। कृषि मंत्रालय ने करीब 900 करोड़ रुपए की ये स्कीम निकाली है, जिसके आधार पर अलग अलग श्रेणी में, जिसकी विस्तृत जानकारी मैंने सदन के समक्ष रखा है, अनेक हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, कृषि विज्ञान केंद्र्स को, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को, हमारे एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स को, अनेक लोगों को ये राशि दी जाएगी। एक ड्रोन का कॉस्ट करीब 4 से 5 लाख रुपए है, और पूर्ण कॉस्ट की रिएम्बर्समेंट इस स्कीम के साथ दिया जा रहा है कृषि के क्षेत्र में। वैसे ही जो माननीय सांसद जी ने संदर्भ दिया PLI स्कीम, मैं इनको सूचित करना चाहता हूं कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमारी आशंका है कि निवेश करीब 5,000 करोड़ रुपए का होगा अगले 3 वर्षों में। इसी के साथ सेल्स टर्नओवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जो वर्तमान का 60 करोड़ का है, आने वाले 5 सालों में करीब 1000 करोड़ का हो जाएगा, और 10,000 डायरेक्ट जॉब्स इस मैन्युफैक्चरिंग से उत्पन्न हो पाएंगे। और जो ड्रोन का सर्विसेज सेक्टर है, जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहां सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, मानव संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है, वहां हमारा अनुमान है कि करीब 30,000 करोड़ का एक इंडस्ट्री बनेगी, और इसी के साथ 5 लाख नए रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में भी अगले 3 साल में उत्पन्न हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 406, श्री राम मोहन नायडू। सर, क्वेश्चन 406 जवाब पटल पर रखा है सर। Thank you, Honorable Speaker, sir. First of all, I'd like to congratulate the Minister for bringing revolutionary changes in this ministry, and I can proudly say that AP has been a huge beneficiary for his efforts in this ministry, sir. And my my question has also been regarding the expansion of highways, and specifically regarding NH16, which is Chennai-Kolkata highway, sir. 140 kilometers stretch of this highway lies in my constituency, and this is also part of the Golden Quadrilateral Network that Honorable former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji has envisioned. And my question would be, sir, even for the 6 laning of this project, 4 laning has already been completed. Now for the 6 laning, it is being done in phases. And I've asked for a specific segment, which is from Narsanapeta to Ichapuram. When will the 6 laning of this part be taken up? And there is a technical answer regarding the traffic that goes through this stretch. But my question, sir, because this Golden Quadrilateral Network is the primary network for the country, why don't you take it up in one stretch rather than doing it in phases? Is the government willing to take up the whole project, at least the Golden Quadrilateral Network, make it 6 laning at one go or not? Sanmanya Speaker Mahoday, the existing stretch from Ichapuram to Narsanapetta of about 100 kilometers is 4 lane. The stretch was also strengthened by providing 16 number of flyovers and underpasses as per the site requirement. At present, the stretch is with toll operate transport on TOT basis. Sir, in the TOT concession agreement, there is a provision of capacity augmentation in case
the average daily traffic in any account it shall be exceeded to design capacity of 40,000 PCU. Sir, actually, we are facing a lot of road accidents. I personally feel that this is the time for the department to rethink about this criteria, because the 40,000 PCUs is actually the very heavy traffic is there. But presently on this road, the traffic average is coming to be one of the toll plaza at Lakshmipuram toll, it comes 19,324 PCUs. And Madappam toll plaza, it comes 29,240 PCUs. The average coming is 24,823 PCUs. And actually, for 6 laning, we need 40,000 PCUs. So there is a problem. But our ministry is seriously thinking on the line to change this criteria. Because of road accident, we are facing crucial problems. So regarding this case, though the project is in TOT mode, there is already provision in the contract, but the provision is only up to that level when there is a traffic density more than 40,000 PCUs. So that is exactly the problem. But sir, we will consider about it, the criteria. As early as possible, we will change the criteria for the whole nation, and 100% we will consider your demand, because this is also the one of the important road. But we cannot make 6 lane mandatory to all the national plan, because it is ultimately the cost is important. So it is depending upon the traffic density, and 100% government is seriously thinking about the traffic congestion and traffic and road accidents. So positively, we will change the policy and we will think on that line. Supplementary. Thank you very much, sir. My second supplement question, sir. Now the National Highways is also thinking to expand its network to 25,000 kilometers. And even the central government has allocated an increase in the budget, sir, 68% increase up to the tune of 2 lakh crores. And I would like to read one quote from the Ministry of Council on Energy, Environment and Water, sir. What it says is over 75% of India's districts are extreme climate spots. 27 out of 35 states and union territories are extremely vulnerable to climate change. And national disasters are becoming more frequent and common, sir. Sir, my question to the government would be, sir, because there has been a huge push in the infrastructure, has the government taken any steps to make the future projects under this ministry climate change proof or climate change resilient? Thank you, sir. Sir, we are taking a lot of initiative, because the ecology and environment is very important for the country. The ethics, economy, ecology and environment. Sir, regarding road construction, we are very cautious about protecting our environment. Now the transplantation of the trees is the highest priority for that. We don't want to cut the tree. We want to transplant the tree. At the same time, we are using soil stabilized technology, by which we is reducing the percentage of aggregate in the road construction. The second thing which is very important, we are using the special technology for bridges, where we save the cost, where the distance between the two pier between the metro or in the bridge is 30 meters in India. But as per the new technology in Malaysia, now it goes up to 120 meters. So it's reducing the cost. So the beam is now precast by steel fiber, by which we are reducing the cost and also protecting the environment. At the same time, we are using 10% plastic and rubber, waste rubber, in road construction for rubberized bitumen. The idea is that we will make the standards for that and using of that. I try my level best to use the Gazipur West for Meerut Express Highway, but I can't succeed in that mission. But 100% in road construction, at the time the road construction is very important. For ecology and environment point of view, we have to protect the trees. We will make transplantation of the trees, no cutting of trees. And the second important thing is, we will use all appropriate technology which is going to protect our ecology and environment. At the same time, one of the big problems which our ministry is facing, that is the cost of steel and cement is now 2 times, 3 times bigger. Now it is a big problem for the industry. Contractor is also facing problem. The MSME also, there is a lot of raw material which is of steel and cement they are using. They are also facing the problem. So this is the appropriate time that we need to find out different technology. So one of the technology is also given to me, it is glass fiber. That already the bar is with me in my office. Now already the recommendation from IIT is with me to ministry,
Now we are going to give priority for, in place of steel bar, they can use glass fiber bar in the road construction and bridges. Because when we will create alternative, it is going to give us the result for reducing the cost. Even for cement also, there are a lot of experiments are going on by using a special chemical, adding into flash, without you can make the concrete road. So we are also working on that. I am very, very serious about to reduce the demand of steel and cement in road construction. For that reason that we need appropriate price for that. And that is exactly the line of the department. As far as ecology and environment, your expectation, we will try to fulfill that. At the same time, we will try to develop alternative mechanism and a new technology for the material which we are using. Shri B. Mehtab ji. Thank you, sir. At many places throughout the country, when the national highway was constructed, passed through different cities. And this has happened in my state, Odisha. National highway that has been mentioned today from Chennai to Kolkata passes through Cuttack, Bhubaneswar, and that has actually today is in the mid of the cities. Jointly, Ministry of Road Transport and Odisha government has worked out a new line, a new bypass that is from Cuttack district, Tangi, via Athgad, Banki, Khordha, and it joins at Jonkia. It's the national highway from one point to the other point, which will actually act as a bypass road of national highway, and it will be treated as a national highway. Odisha government, as I believe, has agreed to bear the 50% cost of the land that will be acquired. And most of the land is, of course, government land. I would like to understand from the Minister what steps have been taken in this regard, because it is in a formative stage, and whether any timeline has been fixed for that. Sir, honorable member, question is important, but it's not related with the question. Sir, if the state government is ready to contribute 50% cost for land acquisition, I will sit with you, we will find out the way out, and we will implement the project, and we will start the project as early as possible. There is no problem. 407, Girish Chand ji. Sir, statement is laid on Mani Mantri ji. Statement is laid on the table. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि सरकार ने विशेषकर उत्तर प्रदेश में भूजल व आर्सेनिक, फ्लोराइड जैसे विषाक्त पदार्थों में के पाए जाने तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उनके प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया है? यदि हाँ, तो तटबंधी ब्यौरा क्या है और भूजल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर में विस्तार से हमने माननीय सदस्य को जवाब दिया है, फिर भी मैं उसकी कुछ बातों की पुनरावृत्ति कर देता हूं। केंद्रीय भूजल बोर्ड लगातार अपने इन प्रयासों में सतत तौर पर काम करता है और उसके पीछे जो लक्ष्य है कि वो 2 भौतिकीय मानचित्र और 3D स्क्वायर इक्विफियर ज्योमेट्री मॉडल के हिसाब से ये तय करता है कि किन किन क्षेत्रों में देश के पानी प्रदूषित है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े को मैंने अपने उत्तर में माननीय सदस्य के सामने रखा था। वास्तव में उत्तर प्रदेश ने एक बहुत बेहतरीन कार्य किया है। वहां पर आर्सेनिक प्रभावित 107 वसाहतें थी और फ्लोराइड से प्रभावित 38। इन 145 वसाहतों में से सभी में CWPP के द्वारा स्वच्छ पानी देने का प्रबंध है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब जल जीवन मिशन की कल्पना की, उसी समय यह तय हुआ था कि जितने भी प्रभावित वसाहतें हैं वहां पर प्रारंभिक तौर पर 10 लीटर शुद्ध पेयजल CWPP के माध्यम से उपलब्ध कराकर इसका स्थायी समाधान किया जाए। दूसरी बात, मैं माननीय सदस्य को और सदन को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, 2 तरीके हैं जिसके आधार पर लगातार भारत सरकार का केंद्रीय भूमि जल बोर्ड काम करता है। एक परंपरागत तरीके से ट्यूबवेल करके, और अगर आर्सेनिक है तो उसको लगभग 100 मीटर तक सीमेंट के द्वारा पाइप करके और नीचे से शुद्ध पेयजल देने का प्रबंध है।
दूसरा एक अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है हेलीवोल्ट सर्वेक्षण का, जो हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में वर्तमान की परिस्थिति में कार्य कर रही है। ये आंकड़े भी सदस्य को और सदन को और देश को जानना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि 65,500 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में, जिसके अनेक जिले हैं जिनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, 32,000 वर्ग किलोमीटर गुजरात में जो उसके ड्राई एरियाज हैं, और 25,000 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का। और इस प्रकार से लगभग देश के 85% हिस्से का डेटा कार्य पूर्ण हो चुका है और 30 अप्रैल 2022 तक का लक्ष्य दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि जल के मामले में चाहे जमीन के भीतर पानी हो, हमने जितना अतिदोहन का किया है उसको रिचार्जिंग का काम भी करना है। ऊपर सतह पर पानी हो या भूजल में पानी हो, पेयजल के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराना है और उसके लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएं दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न माननीय सांसद हो ना आप, माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मेरे द्वारा किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे वाले पत्र